हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे कार्सिनोमा गॉल ब्लैडर के बारे में। तो कार्सिनोमा गॉल ब्लैडर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है कभी कभार तुम्हारे एग्जाम में, ठीक है ना। तो इसका स्टेजिंग तुम मत याद करना क्योंकि ब्रेस्ट कार्सिनोमा इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, लेकिन तुम्हें इसका इतना थ्योरी आना चाहिए कि तुम बैठ के एग्जाम में कुछ ना कुछ लिख लो, ठीक है ना। तो ये याद रखना। तो कार्सिनोमा गॉल ब्लैडर की हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो गॉल ब्लैडर का तुम लोग स्ट्रक्चर बताओ कैसा होता है। फंडस बॉडी नेक तुम्हें पता ही है, ठीक है। तो कार्सिनोमा कहाँ सबसे ज़्यादा प्री डिस्पोज करता है बनने के लिए? 60% फंडस पे बनता है, 30% तुम्हारा बॉडी पे बनता है, 10% नेक पे। 60-30-10 का रेशियो रहता है यहाँ पे, ठीक है। 60-30 और 10 का रेशियो रहेगा, ठीक। तो ये कैसा है, इस किस तरह का कार्सिनोमा है? इट इज़ अ काइंड ऑफ एडिनो कार्सिनोमा। ये एडिनो कार्सिनोमा है, कॉलमनर सेल वाला एडिनो कार्सिनोमा। मोस्ट कॉमन साइट फंडस, बॉडी, नेक बता ही चुका हूँ कि फंडस पे 30% चांसेस रहता है, बॉडी पे तुम्हारा फंडस पे 60% चांसेस रहता है, बॉडी पे तुम्हारा 30% चांसेस रहता है और 10% चांसेस कहाँ पे? नेक पे रहता है इसके। मोस्ट कॉमन इन फीमेल्स ऑफ 6 to 7 डिकेड। ये महिलाओं में होता है जो कि 60 से 70 साल की हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन रूट ऑफ स्प्रेड इज हिपैटिक, लिम्फैटिक, पेन, पेरीन्यूरल, ठीक है ना। इसका स्प्रेड कैसे होगा? सबसे पहले तो इसका हेल्प से नाम, मतलब कि हेल्प से इसको रट सकते हो, हेल्प, ठीक है। हिपैटिक हो सकता है, लिम्फैटिक हो सकता है और पेरीन्यूरल इसका स्प्रेड हो सकता है, ठीक है। हेल्प इसके नाम से याद कर लो। रिस्क फैक्टर्स के क्या क्या हो सकते हैं? कोलेडोकल सिस्ट के कारण से कार्सिनोमा गॉल ब्लैडर बन सकता है। कोलेडोकल सिस्ट अभी आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। इसके अलावा ओबेसिटी से कार्सिनोमा गॉल ब्लैडर बन सकता है। गॉल स्टोन अगर हो 3 सेंटीमीटर ज़्यादा तो उसके कारण से हो सकता है। कोलेडोकल सिस्ट हो गया, ओबेसिटी हो गया, गॉल स्टोन हो गया। प्राइमरी स्क्लेरोजिंग पीएससी से भी बन सकता है, प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलिंजाइटिस के कारण से भी हो सकता है, ठीक है ना। कोई एडिनोमेटस पॉलिप रहा हो गॉल ब्लैडर में, उसके कारण से भी ये प्रेसिपिटेट करता है। ये बिनाइन लीजन है तो ये मैलिग्नेंट लीजन में प्रेसिपिटेट कर जाएगा, ठीक है। क्रोनिक टाइफॉइड कैरियर, कोई बंदा क्रोनिक टाइफॉइड कैरियर है, ठीक है, तो उसमें भी गॉल ब्लैडर का कार्सिनोमा डेवलप कर सकता है। पोर्सलिन गॉल ब्लैडर, ठीक है ना, पोर्सलिन गॉल ब्लैडर से भी हमारा कार्सिनोमा गॉल ब्लैडर प्रेसिपिटेट कर सकता है, ठीक ना। तो मार्कर्स फॉर कार्सिनोमा गॉल ब्लैडर क्या क्या मार्कर्स है? तो CEA मार्कर्स होता है, इट इज़ अ नॉन स्पेसिफिक मार्कर एंड कार्सिनोमा CA 19 जो है स्पेसिफिक मार्कर है। तो CA नॉन स्पेसिफिक है, CA 19 जो है स्पेसिफिक मार्कर है, ठीक है। CEA नॉन स्पेसिफिक, CA 19 जो है स्पेसिफिक मार्कर है। अभी हिस्टोलॉजिकल टाइप्स इसके क्या है? डिफ्यूज, इन्फिल्ट्रेटिव, स्क्लेरोजिंग मोस्ट कॉमन टाइप और वर्स्ट प्रोग्नोसिस होता है। ये हिस्टोलॉजिकल इसके टाइप्स क्या क्या है? डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेटिव टाइप है इसके हिस्टोलॉजिकल टाइप में। हिस्टोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में क्या क्या है, मतलब कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेटिंग है या स्क्लेरोजिंग है। और मोस्ट कॉमन टाइप इसका क्या है? वर्स, मोस्ट कॉमन टाइप है इसका, और इसका क्या है? वर्स प्रोग्नोसिस है, ठीक है ना। हिस्टोलॉजिकल टाइप में क्या है? इसमें बेसिकली डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेटिंग, स्क्लेरोजिंग है और नॉड्यूलर है और पैपिलरी है। तो ठीक है, तीनों याद कर लो, तीनों ऐसे डायग्राम बना लो। तो ये क्या हो गया? डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेटिव और स्क्लेरोजिंग, और मोस्ट कॉमन टाइप वर्स प्रोग्नोसिस के साथ रहेगा। नॉड्यूलर ये रहेगा, पैपिलरी रहेगा, ये इसका बेस्ट प्रोग्नोसिस रहता है पैपिलरी का। और नॉड्यूलर हो सकता है और डिफ्यूज स्क्लेरोजिंग हो सकता है, और जिसका वर्स्ट प्रोग्नोसिस रहता है डिफ्यूज वाले का, ठीक। क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं? लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ रिपीटेड अटैक्स ऑफ बिलियरी कोलिक्स। बिलियरी कोलिक्स के लॉन्ग हिस्ट्री रह सकती है रिपीटेड अटैक्स की, राइट। बिलियरी कोलिक्स का मतलब कि बहुत ही लंबा हिस्ट्री रहा हो रिपीटेड अटैक्स का। इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ अटैक, मतलब कि अटैक की फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ी हुई आती है। सीवियरिटी ऑफ अ पेन बहुत ज़्यादा रहे, बहुत ही सीवियर पेन हो बंदे को। फ्रीक्वेंसी बढ़िया अटैक की, सीवियर पेन हो बंदे को। सडन चेंजेस इन द कैरेक्टर ऑफ पेन, दैट इज परसिस्टेंट डल एकिंग पेन। यहाँ पे परसिस्टेंट डल एकिंग पेन रहेगा, ठीक है ना। परसिस्टेंट सडन चेंज होगा कैरेक्टर ऑफ पेन का ले, और इसके लिए क्या होगा? डल एकिंग पेन होगा। एनोरेक्सिया एंड वेट लॉस, यहाँ पे क्या होगा? एनोरेक्सिया होगा और क्या होगा? वेट लॉस होगा, ठीक है ना। क्या होगा? एनोरेक्सिया, वेट लॉस, ठीक है। तो इसके साथ क्या क्या हो सकता है? एनोरेक्सिया और वेट लॉस भी हो सकता है, राइट। तो इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या करेंगे? फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन USG कराते हैं। कार्सिनोमा अभी कभी भी गॉल ब्लैडर की कोई भी पैथोलॉजी आती है, सबसे पहले हम लोग इन्वेस्टिगेशन लिखते हैं USG। इसके लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है CECT होता है, ठीक है ना। कॉन्ट्रास्ट एनहांस CT स्कैन लगा सकते हो। गॉल ब्लैडर रिप्लेस बाय मास, गॉल ब्लैडर जो है रिप्लेस कर जाएगा मास के साथ में। और इसके अलावा ग्रोथ अराइजेस फ्रॉम फंडस प्रोट्यूड इनटू ल्यूमेन। तो ग्रोथ जो होगा फंडस से अराइज करेगा, देखो फंडस से अराइज कर रहा है, प्रोट्यूड कर रहा है ल्यूमेन में, ठीक है ना। एसाइटिस यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। गॉल ब्लैडर वॉल थिकन रहेगी। तो ये देखो, जैसे देखो फंडस से अराइज कर रहा है और ल्यूमेन की तरफ बढ़ रहा है, गॉल ब्लैडर वॉल थिकनड है। एसाइटिस प्लस माइनस हो सकता है, और गॉल स्टोन हो सकता है। यहाँ पे देख लो गॉल स्टोन बना दिया एक, और लिम्फ नोड एट पोर्टा हेपेटिस, ये हो सकता है। ये इलस्ट्रेटिव डायग्राम है, ठीक है ना। इसको बना के मत आना, इलस्ट्रेटिव याद करने के लिए कि हाँ CECT में क्या दिखता है, ठीक है ना।
तो गॉल ब्लैडर रिप्लेस बाय मास, ठीक है ना, ग्रोथ अराइजेस फ्रॉम द फंडस और ग्रोज इनटू ल्यूमेन, ठीक है। लिम्फ नोड एट पोर्टा हेपेटिस हो सकता है, एसाइटिस प्रेजेंट और एब्सेंट हो सकता है, गॉलस्टोन हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके स्टेजिंग के ऊपर। स्टेजिंग इसका याद तुम्हें करना नहीं है, लेकिन समझ लो क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, ठीक है ना। जान जाओगे अच्छा है, नहीं जानोगे तो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कितना याद है तो बहुत है। T1A में क्या होगा, बेसिकली क्या जान लो कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ लेमिना प्रोप्रिया होगा T1A में। T1B में इन्वॉल्वमेंट ऑफ मस्कुलरिस म्यूकोसा होगा। और फिर उसके बाद T2A में क्या होगा, T2A में इन्वेजन ऑफ पेरीमस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू टुवर्ड्स द पेरिटोनियल साइड विदाउट एक्सटेंशन टू सेरोसा। T2B में क्या होगा, इन्वेजन ऑफ पेरीमस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू टुवर्ड्स द हेपेटिक साइड। पहले तो पेरिटोनियल साइड पे गया, फिर हेपेटिक साइड पे चला गया T2B में, ठीक है, विदाउट डायरेक्ट हेपेटिक इन्वेजन। अभी डायरेक्ट हेपेटिक इन्वेजन नहीं हुआ, ठीक है ना। पहले वाले में T2A में क्या है, विदाउट एक्सटेंशन, अभी एक्सटेंशन सिरोसा में हुआ भी नहीं, अभी पेरीमस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू में है। अभी यहाँ पे भी पेरीमस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन ये टुवर्ड्स हेपेटिक साइड है, ये टुवर्ड्स पेरिटोनियल साइड था 2A वाला, ठीक है ना। अभी T3 में क्या है, T3 में बेसिकली क्या होगा, T3 में बेसिकली क्या होगा, सेरोसल परफोरेशन और डायरेक्ट हेपेटिक इन्वेजन। सेरोसल का परफोरेशन हो जाएगा, डायरेक्ट हेपेटिक इन्वेजन हो जाएगा, ठीक है। T4 में क्या है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पोर्टल वेन, हेपेटिक आर्टरी और 2 और मोर स्ट्रक्चर। तो T4 में पोर्टल वेन का इन्वॉल्वमेंट हो गया, हेपेटिक आर्टरी का इन्वॉल्वमेंट हो गया, एक्स्ट्रा हेपेटिक ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट हो गया। N1 में क्या होगा, 1 to 3 लिम्फ नोड, N2 में 4 और मोर लिम्फ नोड, M0 नो डिस्टेंट मेट्स और M1 में डिस्टेंट मेट्स हो गया, ठीक है ना। तो क्या क्या बताया मैंने, T1A में क्या होगा, लेमाइना प्रोप्रिया का इन्वॉल्वमेंट होगा। T2A में तुम्हारा मस्कुलरिस का इन्वॉल्वमेंट होगा। T1B में तुम्हारा मस्कुलरिस का इन्वॉल्वमेंट होगा। T2A में क्या होगा, पेरी हेपेटिक कनेक्टिव टिश्यू टुवर्ड्स पेरिटोनियल साइड होगा, और पेरीमस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू टुवर्ड्स पेरिटोनियल साइड होगा, और यहाँ पे पेरीमस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू टुवर्ड्स हेपेटिक साइड जाएगा ये, ठीक है, विदाउट एक्सटेंशन टू डायरेक्ट मतलब कि एक्सटेंशन। T3 में सेरोसल परफोरेशन और डायरेक्ट हेपेटिक इन्वेजन होगा। T4 में एक्स्ट्रा हेपेटिक स्ट्रक्चर में या पोर्टल वेन या हेपेटिक आर्टरी में इन्वॉल्वमेंट होगा। N1 में 1 to 2 लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, 1 to 3 लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, N2 में मोर देन 4 लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, M0 में नो मेट्स, M1 में मेट्स, ठीक है ना। और स्टेजिंग में क्या क्या कर सकते हो, तो T1A जो स्टेजिंग है T1A को दी है, 1B है जो T1B को दी है, 2A T2A को दी है, ठीक है, 2B T2B को, सब वही सेम चीज़ें हैं, ठीक है। और T3 जो है 3A को दी है, ठीक है ना। 3A 3B ये सब मत याद रखो, बस इतना याद रखो ट्रीटमेंट में लैब कोलेसिस्टेक्टमी कर सकते। कोलेसिस्टेक्टमी जो है ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, और जो है इसके अलावा अगर थोड़ा सा स्टेज बढ़ गया तो एक्सटेंडेड कोलेसिस्टेक्टमी भी यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा अगर इन्वॉल्वमेंट हो गया T4 मतलब कि पोर्टल वेन का इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो एक्सटेंडेड कोलेसिस्टेक्टमी प्लस एक्सटेंडेड हेपेटेक्टमी कर सकते हैं T4 का इन्वॉल्वमेंट पे। और अगर T4B इन्वॉल्वमेंट है, मतलब जो है TNE हो गया मतलब, और N2 मतलब कि लिम्फ नोड 4 और मोर लिम्फ नोड है, तो पैलिएशन देंगे, और जो कि कीमोथेरेपी होगा जिसमें जेमसिटाबिन और सिस्प्लैटिन का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। पैलिएशन मतलब और कीमोथेरेपी, पैलिएशन और कीमोथेरेपी मतलब जेमसिटाबिन और सिस्प्लैटिन। तो ये बात रही तुम्हारे कार्सिनोमा गॉल ब्लैडर की। उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा, और मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।